नमस्कार, मार्केट मसाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक वापस अंतराल के बाद मैं भी वापस आया हूं। संदीप था बीच में, फिर मैं नहीं था, ऐसे ही चलता रहा, लेकिन आज वापस हम दोनों आए। मित्तल साहब के यहाँ भी थोड़ा इशू है तो वो भी कुछ दिनों बाद आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन संदीप वापस आए हैं। तो संदीप, कैसा रहा मार्केट पूरा हफ्ता? क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन कैसा है? जहाँ थे वहीं है। मतलब कुछ मैं नहीं लौट आया हुआ। वापस, बाजार भी वहीं लौट आया जहाँ से शुरू हुआ था। आई थिंक 25-800 के आसपास निफ्टी ने शुरुआत करी थी इस हफ्ते की, जब पिछले 27 हफ्ते तारीख बड़ा को। खुशी खुशी का माहौल था, नया हाई बना। मतलब कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगने लग गया कि अब हम ऑल टाइम हाई की तैयारी करें। 26,277 है, हाँ, वापस लेकिन दिखने लगा था। फिर कुछ नहीं हुआ, वहीं घूम के हम आ गए जहाँ से शुरू हुए थे। सो इंटरेस्टिंग वीक था। इस पूरे हफ्ते में इवेंट ही इवेंट, भर भर के इवेंट थे। बहुत बड़े बड़े। हाँ, बड़े बड़े इवेंट, लेकिन फिर भी बाजार को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ, उसके बावजूद भी बाजार खुश नहीं कुछ है। नहीं पता नहीं बाजार क्या चाहता है। हाँ, मतलब आप पहले ग्लोबल से, डोमेस्टिक से, माइक्रो तक आ जाइए, स्टॉक स्पेसिफिक तक, तब भी इंडेक्स में कोई खास ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। और सारे मेगा कंपनीज, जितनी जाइंट्स हैं इंडिया में, ग्लोबली, उन सब में इवेंट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय बाजार वहीं के वहीं खड़े रहे। सो एक फेविकोल का मजबूत जोड़ इंडेक्स में फिलहाल देखने को मिला। 25,800 वहीं पे जहाँ से शुरू हुए, वहीं पे बाजार में हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी। अब आते हैं जरा ग्लोबल से डोमेस्टिक साइड पर। सबसे पहले तो ट्रम्प साहब, एक बार हमारा सबसे बहुचर्चित या कह लीजिए सबसे फेवरेट टॉपिक जो है। तो ट्रम्प साहब ने, इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब इंडिया में जब वो डील करने आते हैं तो चाइना की बात करते हैं, जापान में जाते तो कहीं और की बात करते हैं, आज चाइना में तो इंडिया की बात कर रहे हैं। सो ये ट्रम्प साहब का रुख देख के लग तो रहा है कि थोड़ा स्टांस इजी होना चाहिए। नहीं, वो तो हुआ ही है। जो इस हफ्ते ट्रम्प साहब और शी जिनपिंग साहब की बैठक हुई, उससे भी ये क्लियर हुआ काफ़ी हद तक कि मतलब भले डील नहीं हुई, लेकिन हाँ, ये कहते हैं ना, कुछ चीज़ें सांकेतिक होती हैं, सिंबॉलिक होती हैं। इस बैठक से वो तो लगा कि हाँ, बहुत हो गया, 8-9 महीने का ये जो पूरा झमेला था उन्होंने कर लिया, कोई टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। तो आपकी हर बंदा आपकी बात सुनेगा, हर देश आपके हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं हो। जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, स्पेशली चाइना, इंडिया जैसे जो देश हैं, वो इनके दबदबे के नीचे आने को तैयार नहीं है। इनके मतलब धमकाने वाला इनका जो अंदाज है, उसमें ये मतलब इस बार तो नहीं, पिछली बार हो गया 16 से 20 वाला जो फेज था, उसमें जो होना था हो गया। इस बार ये लोग नीचे आने को तैयार नहीं है, और खुद इनके देश में इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ब्राज़ील को लेकर, कनाडा को लेकर, जिस तरह से इनके देश में ही इनको बैकलैश देखने जो मिला है, इससे इनको पता चल गया है कि अब दुनिया भर में तो छोड़ दीजिए, ठीक है, यूएस की इकोनॉमी की जो स्थिति है वो है, इनको सही करनी है वो, लेकिन कभी डोमेस्टिक फ्रंट पे पिक्चर ना खराब हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से रैलीज हो रही हैं, लोग इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनको अपना स्टैंड तो नीचे लाना ही पड़ेगा। और वो विजिबल है भी, जो शी जिनपिंग साहब के साथ जो इन्होंने बैठक की है। तो अब ट्रेड डील नहीं हुई है चाइना के साथ, लेकिन हाँ, विजिबल है कि इन द नियर फ्यूचर वो हो जाएगी, और हमारे साथ भी जो हम नवंबर वाली डेडलाइन लेके चल रहे हैं, शायद वो सेट हो जाएगा। तो रुख तो है, साफ है कि वो नॉर्मलाइज हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, और होपफुली हमारी ट्रेड डील भी हो जाएगी। तो एक पार्ट तो ये था सबसे बड़ा। दूसरा था ब्याज दरों में कटौती। इस पूरे हफ्ते में वो फेड के ब्याज दरों में कटौती हुई, और अनुमान था कि बाजार आमतौर पे देखता क्या है कि जब जब फेड से पहले थोड़ा बहुत खुश होता है, फेड के फैसले बाद टूट जाता है। वही हुआ, भी टूट भी गया। सो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ वाली सिचुएशन। अच्छा, फेड के फैसले से नहीं टूटता, मेरा जो मानना है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पॉवल साहब की कमेंट्री से टूटता है हमेशा। मतलब वही एक पेन पॉइंट है मार्केट के लिए, कमेंट्री कर देते हैं ट्रम्प साहब के लिए और बाकी मार्केट्स के लिए भी। तो खैर, तो अब दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी, हाँ, ये वो कह रहे हैं, माना जा रहा है, लेकिन कुछ लोग मान रहे थे कि होगी। सो नहीं, इन्होंने खुद ही कहा था, पहले कहा था कि पिछले जब सितंबर में जब पहला रेट कट हुआ था, ये भी तो बोल देना कि टैरिफ की जो हरकतें हैं उससे इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो अब हम उस सिचुएशन में नहीं कि हम ब्याज दरों में कटौती कर पाएं। तो ये चीज़ तो पहले भी हाईलाइट करते ही आ रहे हैं। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट है सुमित भाई, जो मुझे समझना ना आपसे, वो ये है, इन्होंने बोला कि जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है, क्वांटिटेटिव ईजी नहीं, क्यूई नहीं, क्यूटी जो है ये हम बंद कर रहे हैं। मेरी किसी से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि अब पता नहीं पॉवल साहब को भी खुद को भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए था, और मार्केट ने भी इस चीज़ को पता नहीं क्यों नहीं पॉजिटिवली लिया। ये जो क्यूटी बंद करना है ना, ये अपने आप में 1 से 2 रेट कट के बराबर है। यानी कि जो लिक्विडिटी टाइटनिंग हो रही थी, आप इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए जो स्टेप्स आपने लिए थे, अगर आप उनको ईज ऑफ कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं, जाहिर सी बात है लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में। तो रेट कट करें या फिर लिक्विडिटी बढ़ाएं, वन एंड द सेम थिंग। आप इकोनॉमी को पुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना। इस चीज़ को लेकर बाजार ने क्यों नहीं रिएक्ट किया? बाजार को रेट कट ही चाहिए था क्या? नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन वाला पार्ट अभी भी कंसर्न बना ही रहेगा ना। नहीं, वो तो रहेगा डोमेस्टिक पार्ट में नहीं, जब तक टैरिफ वाला इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तो वो तो रहेगा, क्योंकि कौन बेयर करेगा? आखिर तो कंज्यूमर ही बेयर करेगा ना वहाँ का। तो फिर ये जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग वाला सीन था, इसको लेकर बाजार ने रिएक्शन ही नहीं दिया। नहीं, यहाँ से कुछ आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। मतलब लिक्विडिटी को लेकर मार्केट ना इस समय उतना खुश नहीं है,
क्योंकि आपके पास एक तरफ आप ये कह लो कि जो गोल्ड और सिल्वर का रनअप था वो पूरा रनअप था आपके डॉलर के कन्वर्जन को गोल्ड में लेने के लिए। तो वहाँ से आपकी लिक्विडिटी आ जाए सिस्टम में, या आपको लगता है कि अगर बाजार में और डॉलर नया आ भी जाता है तो भी बाजार शायद एक्साइटमेंट देख नहीं रहा, क्योंकि उनके सामने ज़्यादा बड़ा कंसर्न इस समय टैरिफ दिख रहा है उनको कि हमारे यहाँ हर आने वाली कमोडिटी महंगी हो रही है हर तरफ से। सो मे बी अभी मतलब वेट एंड वॉच हो, मे बी, मतलब आई एम नॉट श्योर। दूसरा, बाजार हर चीज़ में मतलब आप देखो 4 कदम चलता है और 7 कदम नीचे आता है ये नंबर्स के ऊपर, क्योंकि 8 बड़ी कंपनियों के नंबर्स थे इस हफ्ते, सारी बड़ी कंपनियों के आए, और लास्ट नंबर सब 1-2 बच्चे रह गए थे फ्राइडे को जो आने हैं। लेकिन बाकी सारे नंबर्स में उसने मेटा ने अपना गाइडेंस कट किया, 15% टैंक कर गया। अमेजन ने जॉब लॉस किया, वहाँ नंबर्स इंप्रूव हो गए तो अमेजन 12% पोस्ट मार्केट में रहा। सो एनवीडिया अपने आप में ही चला पड़ा है। सो एक तरफ अगर आपको इन्फ्लेशन या बाकी इकोनॉमिक नंबर से बाजार नीचे आ रहा है, तो दूसरी तरफ ये पीछे उसे कुशन का काम कर करके थोड़ा बहुत सपोर्ट भी दे रहे हैं। आज ही एक धर्मेश कांत से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। इंडियन यूएस मार्केट में जो 80% प्रॉफिटेबिलिटी है वो टॉप 7 जाइंट्स लेके आते हैं, और टॉप 7 जाइंट अभी भी उसको होल्ड कर रहे हैं। सो आप कितना भी बाजार में इकोनॉमिक आंकड़ा दे दो, पीछे खींचने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, इसी से इंटरेस्टिंग मैं डेटा मैं भी आपके सामने रखना चाह रहा था। मैं किसी का वक्तव्य पढ़ रहा था, वो कह रहे थे यूएस में जो शेयर होल्डर्स का पैसा बना है या फिर जो पूरा एक अपमूव बना है, आई थिंक 3%, टोटल जो 3% ऑफ द कंपनीज हैं यूएस में, उन्हीं की वजह से पूरा जो वेल्थ क्रिएशन है ना वो मार्केट में हुआ है। तो ज़्यादा स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ बड़ी कंपनियों ने ही किया। कैच क्या है ना कि वो जो छोटी सी कंपनियों का गुट है वो प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा हिस्सा लेके आ रहे हैं। आप समझो, बड़ी एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपके सामने मैं रखता हूँ। वर्ल्ड मार्केट की टॉप 10 कंपनीज, वर्ल्ड मार्केट की टॉप 10 कंपनीज में से 8 कंपनियां यूएस की हैं, 2 कंपनियां सिर्फ बाहर की हैं, और 8 कंपनियों में 10 कंपनियों की जो मार्केट कैप है वो $100 ट्रिलियन से ज़्यादा है, जिसमें अकेला एनवीडिया ही 500 ट्रिलियन है। तो इस तरह की मार्केट कैप और इस तरह की डोमिनेंस से वो काम कर रहे हैं। आपको लगेगा एनवीडिया और गूगल एक बबल में खड़े हैं, नहीं, एनवीडिया आज भी 0.5 पीईजी पे है। पीईजी पे इंडियन मार्केट में टीसीएस सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, 3.5 पीईजी पे, विप्रो 7 के पीईजी पे है। सो आपके सामने वो आईटी जाइंट जो इतने बड़े हैं, दुनिया को चला रहे हैं, वो अभी भी वैल्यू वाइज आकर्षक है। आप तो बता रहे थे उनकी पीई भी इतने ज़्यादा नहीं है, 20-25 के आसपास। गूगल इवन 55 पे एनवीडिया के पीई है, लेकिन वो इसलिए कि पीईजी में सस्ता है। गूगल 25 के पीई पे है। तो गूगल जैसा स्टॉक 0.8 पीईजी, जबकि दुनिया की जाइंट है। सो यूएस मार्केट में जो लोग कह रहे हैं बबल है, ये चीज़ जस्टिफाई कर दी कि बबल नहीं है। मतलब $4 ट्रिलियन वाली कंपनी 25 के पीई पर है, और हमारी जो टीसीएस है 15 लाख करोड़ के आसपास की, वो बैठी हुई है जाके 4 पे पीईजी पे, 4 पीईजी पे। सो और आपके पास चॉइस है सिर्फ बायबैक, उनके पास चॉइस है मोटा मोटा केपेक्स। तो आप अंदाजा लगा लो इसी तरह की कि इंडियन इकोनॉमी या इंडियन आईटी कंपनियां भी कितना ज़्यादा पिछड़ गई हैं। इसलिए हर दूसरा आदमी जो जानकार आ रहा है वो कह रहा है लार्ज कैप आईटी की बजाय आप मिड कैप आईटी पे जाओ, क्योंकि उनको इन्हीं से ऑर्डर मिल जा रहे हैं। जैसे नेटवेब है वो रुक ही नहीं रहा, ई क्लर्क्स है वो रुक ही नहीं रहा, क्योंकि उनमें ग्रोथ मिलती चली जा रही है, इसलिए वो बाय हो रहा है। सो ये सिचुएशन बन रही है यूएस और इंडियन मार्केट को लेकर। खैर ये लंबी डिबेट चली जाएगी। बट एक बात तो है, एनवीडिया का $5 ट्रिलियन और एप्पल का $4 ट्रिलियन होना, ये भी इस हफ्ते की बड़ी सुर्खियां रही। सबसे बड़ी मतलब आप ह्यूमन रेस में इतना पैसा, मतलब मुझे तो नहीं लगा था कभी देखने को मिलेगा। अब भारत की इकोनॉमी से ज़्यादा की वैल्यू होगी अकेले एनवीडिया की। मतलब एक और इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, इलॉन मस्क साहब दुनिया के सबसे रईस आदमी है, उनकी कंपनी 10th नंबर पे है, क्योंकि शेयर होल्डर हैं वो इस वजह से, लेकिन वो 10th नंबर पे है, और उनसे बड़े 9 जाइंट हैं ये सारे, एनवीडिया, गूगल, फेसबुक, अमेजन एंड ऑल। सो एक बड़ा मार्केट है यूएस, और इंडियन मार्केट सच में उसके आगे बहुत ही छोटा है। सो इसीलिए ट्रम्प साहब अगर अपनी गुंडागर्दी करते भी हैं तो वो डिजर्व करते हैं, इसलिए वो कर पा रहे हैं। खैर अब आते हैं जरा इंडियन परवेक्ष में। दूसरा बड़ी चीज़ हुई, अक्टूबर महीने में एफआईज लौटे। वो पूरी तरह से लौटे या आधा अधूरा लौटे या घूम के ही खाली चले गए दिवाली के लिए, वो पता नहीं, लेकिन लौटे ज़रूर है।
सो नेट का नंबर एफआईज का अक्टूबर महीने में 4.5-5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास है। उसमें कुछ एडजस्टमेंट कह लो कि उन्होंने अपनी शॉर्ट्स पोजीशन को कैश में कन्वर्ट सबसे बड़ा एडजस्टमेंट तो 28 अक्टूबर का था, हाँ, वो एक्सपायरी वाले 11,000 करोड़ 10,000 करोड़ से ज्यादा का, 10,340 शॉर्ट को कन्वर्ट किया था उन्होंने कैश में, जिसकी वजह से इतना बड़ा नंबर आया था। लेकिन सारे एडजस्टमेंट भी मिला लो तो भी एफआईज एटलीस्ट लौटे तो हैं। सो अब 2-3 महीने का तो कुछ ट्रेंड तो उन्होंने तोड़ा, जुलाई के बाद ऐसा नंबर आया जबकि एफआईज लौटे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये लौटे हैं या सिर्फ दिवाली में घूमने आए, वो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लास्ट के 2-3 दिन थे अक्टूबर के, उनमें वो बड़ा बड़ा माल बेच के गए। सो लेट्स सी ये नंबर कैसा आता है। लेकिन नंबर्स कितने कन्विंसिंग है सो फार? नहीं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं कंपनियों के, नो डाउट, स्पेशली बैंकों के, पीएसयू बैंकों के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और अच्छा रनअप देखने को मिल भी रहा है। और लोअर लेवल से 15% चल चुका है पीएसयू बैंक। हाँ, और कुछ न्यूज़ फ्लो भी ड्राइव कर रहा है पीएसयू बैंकों को कि इनमें एफडीआई ओनरशिप जो है उसकी सीमा बढ़ सकती है 20 से 49%। इस पूरे साल में अभी तक आप देखें तो $15 बिलियन का निवेश आ चुका है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में। देखें प्रिडोमिनेटली 3 फेडरल, यस इवन, हाँ, तो यस फेडरल और ये आरबीएल को मिला के ये प्रिडोमिनेटली बड़े थे और $15 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट। और अब अगर सरकार, जैसा रॉयटर्स की रिपोर्ट बता रही है कि 20% वाला 49% कर देगी, फिर आप सोचिए कितना मैसिव फ्लो इंडियन मार्केट्स में आ सकता है। इसमें एनबीएफसी तो गिने ही नहीं, सम्मान कैपिटल वगैरह इन सब में भी तो आया पैसा कुछ। हाँ, तो नहीं, वैसे बैंकिंग की बात कर रहा हूँ। बैंकिंग एंड एनबीएफसी में बढ़िया पैसा आ रहा है इस समय, तो वो एक बड़ा सेक्टर री रेट हुआ है रादर, ये आप कह सकते हो। एक अच्छे नंबर लिकर के भी आए हैं इस बारी, वो फेस्टिव डिमांड समझ सकते हैं आप। लेकिन नंबर्स बहुत शानदार बहुत अच्छे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर अच्छे आए, एडीवी अच्छा चला, नया हाई बना गया, एसोसिएटेड बीच में चला काफी, वो एक ही दिन में 16% हाँ 16%, कोई बड़ा फंड आया उसमें, मान लिया उसने। सो लिकर के नंबर अच्छे आए, तो आप तैयार रहना, अगले क्वार्टर में शायद हॉस्पिटल के नंबर भी अच्छे आएंगे, क्योंकि फॉलो अप होता है ना, पियोगे तो जाओगे भी तो आपको उस पर भी नजर रखनी होगी। अगर लिकर चल रहा है तो ये कोरिलेशन मैंने पहली बार सुना है। ये मतलब आप बड़ा इंटरेस्टिंग कोरिलेशन आपको बताता हूँ। 2012 में अपोलो हॉस्पिटल का शेयर का दाम होता 1300-1400 रुपये। उस समय पे विजय माल्या साहब छोड़ के जा रहे थे इसको, यूनाइटेड स्पिरिट्स को, और डियाजियो आ रहा था। लिकर बैन आया था 2016 में। सो उस समय पर 700-800 रुपये प्री स्प्लिट होता था यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक तरफा चला 4500 और फिर स्प्लिट हुआ। वो बैन की वजह से नीचे आया था बीच में 1500-1600, फिर उसके वापस घूम के 4500 हो गया। और सामने अपोलो हॉस्पिटल अकेला चला 8000, 7000, 6-7 तक गया, 5000 तक गया, और उसका फिर अभी नया उसने हाई बना दी 7-7.5 रुपये। सो क्यों ये स्टोरी चली? क्योंकि आप जुबिलेंट फूड को देखो, आप इटर्नल को देखो, जैसे जैसे इंडिया की डिमांड स्ट्रक्चर बदल रहा है। आपको, हमको याद होगा हमारे बचपन के टाइम पर मम्मी पैसे देती थी 10-20 रुपये, जाओ सामान ले आओ टाइप्स, तो हम जाते थे दौड़ के और सामान लेके आते थे। वो दौड़ के जाना और आना अपने आप में एक्सरसाइज होती थी, ठीक है। कॉलेज में बस पकड़ना, भागना, इधर उधर खेलना कूदना। आज की डेट में कुछ भी नहीं है ऐसा, सब खत्म हो चुका है। फ़ोन करो, जोमेटो करो, खट से आती चीज़, ब्लिंकिट करो, तुरंत आती है। सो ये जो चेंज इन लाइफस्टाइल है ना, ये आपको हॉस्पिटल की डिमांड को बढ़ा रहा है। इसीलिए इंडिया में हॉस्पिटल सेक्टर वो स्टोरी देख रहा है जो ग्लोबली एआई की स्टोरी यूएस देख रहा है। सेम ग्रोथ है, हॉस्पिटल कैपिटल बन रहे हैं हम दुनिया की। हाँ, एक्चुअल में आप शुगर कैपिटल, आप बीपी कैपिटल, थायराइड कैपिटल, कैंसर कैपिटल की तरफ जा ही रहे हो, और ओबेसिटी हाई हो ही रही है। नहीं, दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए। मैक्स सबसे बड़ा प्लेयर उसका। बीच में मतलब ऐसी बातें भी थी कि शायद यूरोप में जो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस, वो शायद इंडिया में भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। ऐसी बातचीत चल रही है, मतलब हुआ नहीं है, बट लोग आते हैं। नेबरिंग कंट्रीज एशिया की तो आती हैं इंडिया में इलाज कराने के लिए, यूरोप से भी काफ़ी लोग आते हैं, स्पेशली जिस तरह का खर्चा वहाँ पे है, यूएस में जिस तरह का खर्चा। आई और कैविटीज, डेंटल, इन दोनों का सबसे बड़े सप्लायर हम ही है वर्ल्ड में। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आपके लिए हॉस्पिटल स्टोरी इसीलिए इतनी स्ट्रांग रही है, और ये अभी रहेगी भी। मतलब विजय केडिया साहब से बात हुई थी दिवाली के आसपास, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि हॉस्पिटल और फॉरेन टूरिज्म ये दो रहेगा अभी, और लंबा रहेगा, क्योंकि डॉलर की स्ट्रेंथ आपको एज दे देता है इसमें, और प्लस आपके पास अच्छी मेडिकल सर्विसेज है, और प्लस होटल भी उसमें साथ साथ आ जाते हैं। तो ये तीनों की स्टोरी, बंदा आएगा रुकेगा भी। तो ये मेडिकल टूरिज्म जो है इंडिया में एक बड़ी स्टोरी प्ले करेगा। तो ये बड़ी स्टोरी अभी भी रहने वाली है, और जितनी ये जोमेटो और ये सब कहानी चलती जाएंगी, लाइफस्टाइल में बदलाव आते जाएंगे, उतना ही है, होगा ही होगा। सो उन्होंने 2-3 कंपनियों में शायद पैसा भी डाला हुआ है, इसी यथार्थ उन्होंने लिया, उसमें नाम भी आया था उनका, 1% स्टेक लिया है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो एक ये बड़ा सेक्टर रहा जिसके ऊपर आप नज़र रखना। बाकी गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा ढीला पड़ा है, ढीला पड़ा, और ढीला पड़ने के बाद थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिली गोल्ड में। वो जो पागलपना चल रहा था गोल्ड सिल्वर का, वो अब थोड़ा हल्का हुआ है। पिछले हफ्ते भी दिखने लगा था, और इस हफ्ते भी उसमें हमने काफ़ी हद तक एक कहते हैं ना फॉलो अप मूव जो था वो देखने को मिला। तो
एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि फेड रेट काटेगा तो डॉलर वीक होगा, लेकिन जो दिसंबर वाला सेटबैक आ गया उस वजह से डॉलर फिर से ऊपर की ओर स्ट्रेंथ ले गया, तो उससे भी कहीं ना कहीं इसमें राहत देखने को मिले। प्लस ट्रम्प साहब और शी जिनपिंग साहब का मिलना, उससे भी तो अनसर्टेनिटी कम हुई है, तो उससे भी गोल्ड को काफ़ी हद तक ईज ऑफ होने में सपोर्ट आया है। दो पेंडुलम स्टॉक पे बात करेंगे। पेंडुलम स्टॉक क्या होते हैं? एक है वोडाफोन आइडिया और दूसरा है BSC। क्यों पेंडुलम? ये दोनों ना झूलते रहते हैं बेचारे। AGR केस के मामले में हमेशा वोडाफोन आइडिया झूलता है। वो है ना, एक बहुत पहले एक साउथ की मूवी का मीम देखा था मैंने, वो भाई साहब बैठे बटन दबाते रहते हैं, वो आदमी उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, वो बटन दबाते रहते हैं, पीछे वो गिरता उठता रहता है। सो वैसी सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। AGR की सुनवाई होगी, भाग जाएगा, नहीं होगी, टूट जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है, भाग जाएगा, बहुत बुरा लग रहा है, टूट जाएगा, सरकार कुछ कर देगी, भाग जाएगा। हाँ। और दूसरा है BSC, एक्सपायरी 2 होंगी, चल जाएगा, 1 होगी, टूट जाएगा। और वीकली एक्सपायरी को लेकर कुछ भी अनाउंसमेंट आ जाए, BSC बिल्कुल रेडी होता है, BSC और एंजल वन तो तैयार ही होते हैं। तो ये जो टाइप के स्टॉक है, इनको क्या लग रहा है, कैसे लगेंगे ये? नहीं, ये तो न्यूज़ ड्रिवन है ऑब्वियसली। अगर इनके लिए अच्छी खबर आ जाए तो भागते हैं, खराब खबर आ जाए तो ये गिर जाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि ये जो सेबी वाला म्यूचुअल फंड वाला इस बार वो आया ना AMCs पर, वो बढ़ा था, मतलब रेशियो घटा दिया। हाँ, इन एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो AMCs के तो मार्जिन के ऊपर ये EPS पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा, वो जो 12 बेसिस पॉइंट वाला और 5 बेसिस पॉइंट वाला कम करने की बात की गई है, इनके रेवेन्यू कम हो जाएंगे उससे। लेकिन एक बात समझो आप कि ये ऑलरेडी बहुत चले भी हुए थे। नहीं, चले भी हुए थे, वजह भी तो कोई चाहिए ना। और रेगुलेशंस भी बदले। पिछले 1 साल में सेबी ने बहुत डंडा किया है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस टाइट किए हैं, और उसका इम्पैक्ट हमने नंबर्स में देखा भी है। अभी तक मैंने 2 नंबर्स देखे हैं, एंजल वन के देख लीजिए और मोतीलाल, 65% आई थिंक इनका मुनाफा टूट रहा है। नंबर बहुत खराब है। एक्सपेक्टेड था, हालांकि एंजल वन के नंबर से दिख रहा था कि मोतीलाल के नंबर्स ऐसे ही आएंगे, लेकिन उसके बाद भी देखिए शुक्रवार को नीजक रिएक्शन। बेचारा घबरा रहा है, अभी IPO लाया आते के साथ ही है, शुरू हो गया कलेश उनकी जिंदगी में। खैर, लेकिन अगर आप सेबी की बात कर रहे हो तो सेबी लेंसकार्ट के टाइम पे कहाँ चला जाता है? अब लेंसकार्ट की जहाँ तक बात है ना, उसमें तरह तरह की बात है। नहीं, लेंसकार्ट का नहीं है। मेरे को आप नहीं देखेंगे कि आप बहुत नहीं, एक बात समझाओ, आप तो सालों से चश्मा पहन रहे हो, जहाँ से मैं जानता हूँ आपको तब से तो आप चश्मा लगा रहे हो, फ्रेम बदल गया लेकिन चश्मे तो रहे हैं। तो और ऑर्गेनाइज मार्केट, अनऑर्गेनाइज मार्केट, ये बड़ा गेम है इंडिया में, स्पेशली अनऑर्गेनाइज मार्केट बड़ा वो रखता है। और जितना मुझे पता है कि चश्मे के बिजनेस में बहुत मार्जिन होता है, वो मेरे एक मित्र हैं, वो मुझे बताते थे। हाँ। तो ये लेंसकार्ट के केस में डू इट डिजर्व सच काइंड ऑफ वैल्यूएशन? आई डोंट थिंक सो। स्पेशली लेंसकार्ट की जिस तरह की बात है, मुझे पता है आपने भी कवरेज किया होगा इस स्टॉक को लेकर, लेकिन जिस तरह की बातचीत चल रही है इस IPO से पहले 230-235 टाइम्स पीक पे जिस तरह से वैल्यूएशंस पे ला रहे हैं, और स्पेशली जिस दाम पर इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही प्री प्लेसमेंट किया था, एक राउंड जो किया था, 200 करोड़ रुपए रोज करके, मतलब 200 करोड़ रुपए उधार लेकर, लोन लेकर इन्होंने पैसा डाला था। और उसके बाद जिस दाम पर ये दमानी साहब की फैमिली को जो शेयर जारी किए गए हैं, वो अपने आप में एक आई पॉपिंग, आई डोंट नो, जैसे आप हाईलाइट कर रहे हैं कि सेबी क्यों नहीं इस चीज़ को। नहीं, लेकिन इसमें पता है बहुत तरह की डिबेट है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टेक कंपनी है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना वैल्यूएशन पे पहली कंपनी नहीं आई है, इससे भी पहले कंपनी आई हुई है, हमने बाजार में लॉस मेकिंग कंपनी को वंडर्स क्रिएट करते हुए देखा। ठीक, सब बातें हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ऐसा कुछ तो होगा जो इतने फंड्स ने देखा। हाँ, एग्जैक्टली, एंकर बुक एक पार्ट, और ऐसा कुछ तो होगा कि पहले दिन ही इसका रिटेल हिस्सा पूरा सब्सक्राइब हो गया, पूरा सब्सक्राइब हुआ। और एंकर बुक देखिए, एंकर बुक 7,000 करोड़ के IPO के लिए 68,000 करोड़ की डिमांड, 10 टाइम्स आपका वो एंकर बुक का 20 टाइम्स आपको एंकर निवेशक देने को जा रहे हैं। सारे मार्केट, और ये वो एंकर निवेशक वो होते हैं जिनको हम समझदार, लंबी अवधि के लिए बड़ा पैसा लेकर आते हैं। मतलब इनसे समझदार कौन होगा? हाँ, ऑब्वियसली वो अगर इतना उत्साह दिखा रहे हैं, इतना पैसा अगर इन्फ्यूज कर रहे हैं, ऐसा क्या दिख रहा है? मतलब मुझे एक पॉजिटिव अगर इस चीज़ में दिखता है ना, वो ये है कि इनका इंटरनेशनल बिजनेस भी इनका काफ़ी बड़ा है, तो वो एक पॉजिटिव मुझे ज़रूर नज़र आता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज वाला जो प्ले है, वो मुझे इतना प्लस पॉइंट नहीं नज़र आता है। इतने वोपिंग वैल्यूएशन पर अगर आप इस दाम पर खरीदते हैं, तो कंपनी को क्या डिलीवरी करनी होगी अगले 1-2 साल में टू जस्टिफाई दीज वैल्यूएशंस। तो मुझे तो ये डर है, मतलब मैं कहना नहीं चाह रहा था, अब सिचुएशन आ गई वहाँ पे कि अगला पेटीएम बनने की तैयारी में है क्या? मे बी हो सकता है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात किसी मुझे जानकार ने बताई थी कि इसको देखकर टाइटन को क्या करना चाहिए कि वो अपने डीमर्ज कर दे ग्लास बिजनेस, और लेंसकार्ट किसी CEO को उठा के
उन्हें अपॉइंट करते हैं क्योंकि उन्हें वो वैल्यू मिल जाएगी फिर। सो ये एक जो किसी ने मुझे भेजा था कि ये टाइटन के बाद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ये भी किया जा सकता है। लेकिन बाजार बहुत ही ज़्यादा इर्रेशनल रहता है बहुत बारी। आप समझो LG सस्ता लेकर आया, उसे 50% प्रीमियम देकर, फिर भी वो दाम तक नहीं लेके गए जहां वर्लपूल, वोल्टास वैल्यूएशन कमांड करते हैं। और ये इतना महंगा आया तो पूरे ट्विटर के अंदर घमासान मचा हुआ इसके वैल्यूएशन को लेके। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने आज तक ऑब्जर्व की है हमेशा, कि जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा घमासान होता है ना, उसकी उलटी चीज़ होती है। तो कोई बड़ी बात नहीं, इसके नंबर्स अच्छे सब्सक्राइब भी हो और ये अच्छी लिस्टिंग भी दे जाए, हो सकता है। जैसा हमने LG के केस में भी देखा। LG के केस में देखा। हालांकि Hyundai हुआ या बाकी बड़े जो 10,000 करोड़ के प्लस के IPOs थे, उन्होंने अभी तक निराश ही किया है। Hyundai बाद में जाके रिकवर हुआ, अलग बात है। लेकिन LG से जिस तरह से सिचुएशन बदली है, आई थिंक हो सकता है कि अच्छा सब्सक्राइब हो जाए, जैसे आप कह रहे हैं, अच्छी लिस्टिंग भी हो जाए, लेकिन बाद में हो जाएगा इनके नंबर्स के ऊपर पूरा वो फोकस, सब कुछ कि ये जस्टिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फिर ये वो बोला देखना ऐसी बहुत सिचुएशन ना important हो है। जाए। हाँ, वही वाली बात है। क्योंकि देखो बाजार में एक होता है धंधा, एक होता है मुनाफा और एक होता है एरोगेंस। वो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे किसी का भी हो। नहीं, इनके नंबर्स में मैंने एक चीज़ देखी है, इनके नंबर्स में एडजस्टमेंट्स बहुत हैं। बहुत जो पिछली बार के जो नंबर आया प्रॉफिट में, वो भी अदर इनकम की वजह से। हाँ, वो 30 करोड़ है एक्चुअल हाँ, प्रॉफिट जो profit है, जो इतना बड़ा नंबर दिखाया जा रहा है। 200 कुछ करोड़ रुपए आ रहा है उसमें। 4-5 बड़े एडजस्टमेंट है। Agree. मैं हाईलाइट नहीं करना चाह और रहा कई था। इनके स्टोर्स भी बंद हुए हैं पिछले साल, 130 के आसपास स्टोर भी बंद हुए हैं। लेकिन खैर वो सब मेरे ख्याल से DRHP में अच्छे से दे ही दिया होगा और वो पढ़ ही लिया होगा कंपनी में, उसके बाद पैसा डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है छोटी चीज़ होगी। एनीवेज, कोई और चीज़ जो अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट है? अगले हफ्ते के लिए पहले तो ट्रंकेटेड वीक है, ट्रंकेटेड है, छुट्टी है। 5 तारीख को अरे वाह, गुरु नानक जयंती की वजह से बाजार बंद रहेगा। चलो कुछ तो अच्छी खबर हाँ, आई। तो मिड वीक सेशन है वो, मतलब 2 दिन आएंगे, छुट्टी होगी, फिर 2 दिन आ पाएंगे। इसमें कोई मतलब दिक्कत? हाँ, करना पड़ेगा कुछ जुगाड़। लगता है मेरी तबीयत खराब होने वाली है। हाँ। बुखार हो जाएगा शायद। नहीं, ऑन एयर बोल रहे हैं तो फिर तो हो ही जाएगी। तो इन चीज़ों को देखना पड़ता है। और उसके साथ साथ कुछ ऑटो बिक्री के नंबर्स आएंगे। US में देखते हैं कि शटडाउन को लेकर क्या इम्पैक्ट आता है, कि वहाँ से वो शटडाउन खुलता है नहीं खुलता है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। और एक बड़ा नंबर और था जो मुझे याद है, ये IPO तो बंद होगा, लेंसकार्ट का अगले हफ्ते बंद होगा। एक चीज़ और थी, मैं ज़रा 1 मिनट आपको बताता हूँ, कि जो बड़ा होने वाला था, ओपेक की बैठक 2 तारीख प्लस की को। बैठक है। हाँ, और अपकमिंग अगर कोई बड़ी चीज़ है ना, वो बिहार के इलेक्शन ही है। बिहार का ग्रो का IPO तो आ रहा है। अब ग्रो के IPO में नंबर्स देखने होंगे कि ये किस तरह के वैल्यूएशन पे लाते कभी। नहीं, लेकिन अब IPO मार्केट इंटरेस्टिंग हो गई है, बढ़िया इंटरटेनमेंट रहता है बाजार में। जब ट्रम्प साहब नहीं है तो IPO है ही करने के लिए कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट। तो ग्रो ओयो आ ही रहे आगे एंटरटेन करने के लिए। लेकिन अदरवाइज ये ओपेक प्लस की बैठक है, अर्निंग्स का भी एक बड़ा हिस्सा बाकी है, ऐसा नहीं अर्निंग्स खत्म हो गए। सो अर्निंग्स पे आप लोग नज़र रखिएगा। SBI, PSUs, बाकी सारे इन सब के नंबर्स भी आने शुरू हो जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड, तो वो सब क्रूशियल रहेंगे। प्लस जो अर्निंग्स फ्राइडे मारुति वगैरह के अर्निंग्स आए हैं, उन सबका इम्पैक्ट रहेगा। US की जो अर्निंग्स हैं उनको भी आप लोग ज़रूर देखिए। US के Q3 GDP के नंबर्स नहीं आए। हाँ, वो भी है, उस पर भी। शटडाउन को लेकर क्या आएगा, ये जो ट्रम्प साहब बोल रहा हूँ, पावेल साहब की जो कमेंट्री आई, उसमें शटडाउन का भी एक बड़ा इम्पैक्ट था। मतलब टैरिफ से तो इकोनॉमी पहले ही जूझ रही है, उसके ऊपर शटडाउन। कि US इतना लंबा शटडाउन झेल भी रहा है। इससे पहले हमेशा 2-4 दिन में रिजॉल्व हो ही जाता है, इस बार ही वो नकेल डाल दिए कि नहीं करेंगे ही नहीं। खैर, ये सब चीज़ें हैं जो बड़ी हैं, जिनके ऊपर आप लोग अदरवाइज नज़र रखिएगा। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा हो रही है, सो वो चीज़ देखिएगा। और जो 3 बड़े स्तंभ हैं भारतीय बाज़ारों के, IT, बैंक्स और रिलायंस, इन पे सबसे ज़्यादा नजर रही। रिलायंस इस हफ्ते फोकस में रहा, इनकी जो AI को लेकर खबरें आई, गूगल के साथ जो इनकी डील थी, तो हो सकता है रिलायंस फिर से कुछ नया कमाल करे। बहुत टाइम से शांत भी बैठा है वो। 2 TB वाला क्लाउड फ्री में दे रहे हैं। मतलब आई थिंक ये 2015 वाला फिर से वही चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टाइम पर मुझे याद है कि 1 GB के लिए मारा मारी मचाई जाती थी, आज 1 TB फोन से मिलता है। क्या ही दुनिया बदली है, देखते ही देखते। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि ये रिक्रिएट कर पाएंगे वो सीन जो उन्होंने 2015 में जियो के साथ किया था? मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करके अपने आप को बड़ा करने वाला। नहीं, आप आदत लगाइए, वो तो इजीली जीमेल में आपको 15 GB मिलता है। अब ये 2 TB अगर आपको क्लाउड ऑफर कर रहे हैं 18 महीने के लिए, तो 18 महीने में आदत लग जाएगी। आप समझो, रिलायंस इज द ओनली कंपनी जिसने दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया को दिया। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इस देश के सबसे ज़्यादा यूट्यूबर क्रिएटेड बाय रिलायंस ओनली। अगर उन्होंने इंटरनेट इतना सस्ता ना दिया होता तो ये यूट्यूब इंडस्ट्री क्रिएट ना हुई होती, जो इतनी बड़ी क्रिएट होकर रखी हुई। नहीं, इसमें ऑप्शन क्या है ना कि आप मल्टीपल जीमेल के अकाउंट खोल लेते हैं। अब क्या है, नहीं, आपने ऐसा रिवॉल्यूशन लाया कि पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई, यूट्यूब, इंस्टाग्राम
और इन्फ्लुएंसर, फिनफ्लुएंसर, इन सब की इंडस्ट्री को खड़ा करने में रिलायंस, मुकेश अंबानी का बड़ा हाथ है। लाइकवाइज वो ऐसा कुछ क्रिएट कर देंगे कि आपके लिए हमेशा से रिलायंस ऐसा ही कुछ क्रिएट करता है जो revolution क्लाउड के लिए होता है। पैसा देगा नहीं कोई देगा, वो वाली बात है। अभी जैसे तो हम जियो के लिए देने लगे, पहले फ्री वाली जो ऑफर की अभी उन्होंने, देंगे, अभी नहीं देंगे, लेकिन हाँ कुछ नहीं टाइम 18 महीने तो वैसे ही फ्री है। लेट्स सी, उसके बाद आज लगी जानी है। तो आज शुरू में हर चीज़ सस्ती ही लगती है, धीरे 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 वो महंगी होती चली जाती है। तो आज देखो ना, आप जियो का टैरिफ भारतीय से ज़्यादा ही होगा कई जगहों पे, और आदमी दे रहा है खुशी खुशी से, पता ही नहीं चल रहा कब धीमे से वो दे दिया उन्होंने। पूरे साल का कराया था रिचार्ज बंदा, कर अगर देता है, प्रीपेड कितना 1-2 रुपये में क्या ही फर्क पड़ता है बोल के चला लेते हैं। एनीवेज ये सब डिस्कशन चलता रहेगा, फिलहाल तो इसको यहीं समेटते हैं, लेकिन हाँ बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, एंजॉय करिए वीकेंड को और साथ साथ इन्वेस्ट करिए गोइंग फॉरवर्ड, धीरे धीरे स्टेडी वे में, और खबरों का मजा लेते रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। नमस्कार।